आगरा, नाम सुनते ही जहन में ताजमहल की तस्वीर आती है, मोहब्बत की निशानी। हर साल लाखों लोग इस शहर में आते हैं और रुकने के लिए आरामदायक सस्ते ठिकाने ढूंढते हैं, जिन्हें हम होम स्टे कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मेहमान नवाजी की इस चमचमाती दुनिया के किसी कोने में एक बेहद अंधेरा सच छिपा हो। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक ऐसी ही कहानी की गहराई में ले जाएंगे। आगरा के एक होमस्टे में हुए गैंगरेप और ब्लैकमेल के एक सनसनीखेज मामले की। तो आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि घटना क्या थी, वो तो खबरों की हेडलाइन है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला सिर्फ एक अपराध क्यों नहीं है, ये कैसे पर्यटन के नाम पर चल रहे एक अनियंत्रित बिजनेस मॉडल की खामियों को उजागर करता है, कैसे तकनीक मतलब एक वायरल वीडियो किसी को बर्बाद करने और फिर उसी को न्याय दिलाने की उम्मीद दोनों का जरिया बन जाती है। और सबसे अहम सवाल, जब सिस्टम हरकत में आता है तो क्या वो वाकई समस्या की जड़ पर वार करता है? और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कहानी कई परतों में खुलती है। पहली परत है अपराध की क्रूरता, दूसरी है ब्लैकमेलिंग का वो मनोवैज्ञानिक जाल, और तीसरी और शायद सबसे अहम परत है हमारे न्याय और समाज के सिस्टम की, जो एक पीड़ित को डरा भी सकता है और उसे हिम्मत भी दे सकता है। ये मामला एक केस स्टडी की तरह है कि कैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली एक महिला की लाचारी का फायदा एक संगठित तरीके से उठाया जा सकता है। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। हुआ क्या था उस रात? जानकारी के मुताबिक पीड़िता आगरा के ताजगंज इलाके के एक होम स्टे में करीब 1.5-2 साल से काम कर रही थी। एक सामान्य नौकरी पेशा महिला। रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि एक दिन उसे दिवाली समारोह के बहाने से बुलाया गया। वहां होमस्टे के कुछ पुरुष कर्मचारी और एक महिला सहकर्मी भी मौजूद थीं। आरोप है कि वहां उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई। जब उसने विरोध किया तो बात सिर्फ हाथापाई तक नहीं रही, उसके सर पर शीशे की बोतल से हमला किया गया। और ये हमला मामूली नहीं था, ये इस केस का एक बहुत अहम कानूनी पहलू है। इसी हमले की वजह से पुलिस ने बाद में आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। जब पुलिस धारा 307 लगाती है तो वो सिर्फ ये नहीं कह रही कि चोट गंभीर थी, वो अदालत को ये संकेत दे रही है कि हमलावरों का इरादा, उनकी नीयत जान लेने की थी। इससे केस का वजन कई गुना बढ़ जाता है और आरोपियों के लिए जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये दिखाता है कि पुलिस इसे एक बेहद गंभीर और हिंसक अपराध मान रही थी। और इस जानलेवा हमले के बाद कई लोगों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। लेकिन ये दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। इस पूरी घटना का एक वीडियो बनाया गया जो कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार वीडियो में पीड़िता को चीखते चिल्लाते मदद के लिए पुकारते हुए कमरे में घसीटा जा रहा था। वो वीडियो इस केस का डेटोनेटर बन गया, एक चिंगारी जिसने सब कुछ जला दिया। इसने न सिर्फ अपराध की बीभत्सता को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा दिया, बल्कि इसने पुलिस और प्रशासन पर तत्काल कार्रवाई करने का एक जबरदस्त सामाजिक दबाव भी बनाया। अक्सर ऐसे मामले बंद दरवाजों के पीछे दफन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ डिजिटल सबूत ने उसे एक सार्वजनिक मुद्दा बना दिया। एक मिनट, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो इशारा करती है कि ये कहानी सिर्फ उस एक रात की नहीं थी। ये सिर्फ एक अचानक हुआ अपराध नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। और ये वीडियो ही इस मामले की सबसे बड़ी और सबसे जटिल कड़ी है, क्योंकि ये अपराध सिर्फ उस रात को नहीं हुआ था। इसकी जड़ें बहुत पहले से थीं। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उसे पहले से ही एक दूसरे अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। मतलब ये आरोपी पहले ही उसका एक आपत्तिजनक वीडियो बना चुके थे और उसी के दम पर उसका यौन शोषण कर रहे थे। मतलब ये एक पूरा चक्रव्यूह था, वो पहले से ही फंसी हुई थी। इसे सेक्सटॉर्शन कहते हैं। और ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग नहीं है, सेक्सटॉर्शन में एक मनोवैज्ञानिक खेल शामिल होता है। अपराधी पीड़ित को ये यकीन दिला देता है कि उसकी इज्जत, उसका भविष्य, उसकी पूरी जिंदगी अब उसके हाथ में है। वो उसे समाज से, परिवार से और कानून से पूरी तरह अलग थलग कर देता है। और हमारे स्रोतों में एक बहुत ही परेशान करने वाली जानकारी है। पीड़िता ने इन आरोपियों को अपना वो वीडियो हटाने के लिए 4.5 लाख रुपए भी दिए थे। 4.5 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है। कहां से लाई वो इतने पैसे? उसने अपनी जमीन बेचकर ये पैसे इकट्ठे किए थे। जमीन बेचकर? हाँ। यहाँ रुककर सोचिए, एक महिला अपनी जमीन, अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बेच रही है ये सोचकर कि वो अपनी इज्जत वापस खरीद रही है, लेकिन असल में वो अपनी आजादी बेच रही थी। वो उस जाल में और गहरे धंसती जा रही थी।
वो अपनी इज्जत नहीं बल्कि अपनी जिंदगी वापस खरीदने की कोशिश कर रही थी। और पैसे लेने के बाद भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने और ज्यादा हिंसक हमला किया और एक और वीडियो बना लिया। ये तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं था, ये तो सरासर क्रूरता है। तो जब ये दूसरा और भी ज्यादा भयानक वीडियो वायरल हुआ, तब पुलिस ने क्या किया? इस बार दबाव बहुत ज्यादा था। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 पुरुष, जितेंद्र राठौर, रवि राठौर, मनीष कुमार, देव किशोर और एक महिला कर्मचारी जिसका नाम रिपोर्ट में नहीं है। जानकारी के मुताबिक इनमें से कुछ लोग उस होमस्टे को चलाने में सीधे तौर पर शामिल थे और उस होमस्टे को तुरंत सील कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई किन धाराओं में हुई? सिर्फ रेप और हत्या के प्रयास का मामला था या कुछ और भी? यहीं पर मामला और गहरा हो जाता है। पुलिस ने सिर्फ गैंगरेप आईपीसी 376 डी, मारपीट 323 और हत्या की कोशिश 360 की धाराएं नहीं लगाईं। उन्होंने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हैं। इस एक्ट का इस्तेमाल बहुत कुछ कहता है। ये कानून आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब देह व्यापार या मानव तस्करी का मामला हो, खासकर जब ये एक संगठित रैकेट के तौर पर चलाया जा रहा हो। तो आप कह रही हैं कि पुलिस इसे सिर्फ कुछ लोगों का किया हुआ अपराध नहीं मान रही थी, वो इसे एक संगठित धंधे के तौर पर देख रही थी? हाँ, इस एक्ट को जोड़ने का मतलब है कि पुलिस की जांच इस दिशा में थी कि ये होमस्टे शायद सिर्फ ठहरने की जगह नहीं था। हो सकता है इसे एक संगठित सेक्स रैकेट चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये इस पूरे मामले को एक अकेली घटना से उठाकर एक संगठित अपराध के स्तर पर ले जाता है, जहां शायद और भी पीड़ित हो सकते हैं और ये एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही अजीब और उलझा हुआ मोड़ आता है। एक तरफ वायरल वीडियो की वजह से इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, आरोपी पकड़े गए, पर फिर स्रोत बताते हैं कि पीड़िता खुद मेडिकल जांच और अपना लिखित बयान दर्ज कराने के तैयार नहीं थी। उसका 164 का बयान भी दर्ज नहीं हुआ, जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है और अदालत में एक बहुत अहम सबूत माना जाता है। ऐसा क्यों? ये इस केस का सबसे मुश्किल और संवेदनशील हिस्सा है। हमें एक पल रुककर सोचना होगा। हम अक्सर पूछते हैं कि पीड़ित आगे क्यों नहीं आया, लेकिन सही सवाल ये है कि हमारा सिस्टम ऐसा क्यों है कि पीड़ित को आगे आने से डर लगता है। सोचिए, उसे पहले से ही एक वीडियो से ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसका भरोसा टूट चुका था। उसे डर हो सकता है कि आरोपी या उनके साथी उसे या उसके परिवार को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या वीडियो अपने आप में एक सबूत नहीं है? क्या पीड़िता के बयान के बिना केस कमजोर पड़ जाता है? ये कानून में यौन शोषण के मामलों में पीड़िता का बयान, खासकर सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान, वो केस की रीढ़ होता है। उसके बिना अभियोजन पक्ष का केस अदालत में कमजोर पड़ सकता है। बचाव पक्ष ये दलील दे सकता है कि वीडियो की सच्चाई क्या है, ये कैसे बना, और बिना पीड़िता की गवाही के इसे साबित करना मुश्किल हो जाता है। ये तो एक अजीब दुविधा है। जिस डिजिटल सबूत ने उसे न्याय की दहलीज तक पहुंचाया, वही डिजिटल पहचान शायद उसे पीछे खींच रही थी। उसे डर था कि अदालत में आने से उसकी पहचान पूरी तरह उजागर हो जाएगी। बिल्कुल, और ये डर सिर्फ सामाजिक कलंक का नहीं होता। ये एक थका देने वाली, लंबी और अक्सर अपमानजनक कानूनी प्रक्रिया से गुजरने का डर भी होता है। पीड़िता को शायद ये लग रहा होगा कि कानूनी लड़ाई लड़ने से उसे और ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। ये एक दुखद सच्चाई है कि कभी-कभी पीड़ित को न्याय पाने का रास्ता खुद अपराध से ज्यादा डरावना लगता है। तो इस एक घटना का असर क्या हुआ? क्या सिर्फ कुछ गिरफ्तारियां हुई और मामला शांत हो गया? नहीं, इसका असर कहीं ज्यादा बड़ा था। इस केस ने आगरा के होम स्टे और गेस्ट हाउस के उस अंधेरे सच को सबके सामने ला दिया, जिसके बारे में शायद दबी जुबान में बातें होती थीं। यह सिर्फ एक घटना नहीं रही, इसने एक पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। मीडिया और जनता के दबाव में पुलिस ने सिर्फ उस एक होम स्टे पर नहीं, बल्कि शहर के दूसरे संदिग्ध ठिकानों पर भी छापे मारने शुरू किए। और नतीजा चौंकाने वाला था। स्रोत के अनुसार 35 से ज्यादा होम स्टे बंद करा दिए गए। 35 से ज्यादा करना नहीं है, ये पर्यटन पर आधारित एक स्थानीय अर्थव्यवस्था के उस हिस्से पर हमला है जो बिना किसी नियम कानून के फल फूल रहा था। ये वो ग्रे एरिया था जहां कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई निगरानी नहीं, स्टाफ का कोई रिकॉर्ड नहीं, और ऐसी ही जगह इस तरह के अपराधों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन जाती हैं। तो आप ये कह रही हैं कि ये समस्या किसी एक अपराधी की नहीं, बल्कि एक पूरे बिजनेस मॉडल की है। हाँ,
स्रोत इशारा करते हैं कि ये एक संगठित नेटवर्क हो सकता है जहां अपराध को बिजनेस का हिस्सा बना लिया गया था। ये होमस्टे का मॉडल, जहां मालिक अक्सर दूर रहते हैं और मैनेजमेंट अस्थायी स्टाफ के हाथ में होता है, शोषण के लिए एक आदर्श स्थिति बनाता है। यहाँ काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती और ना ही मेहमानों की। तो 35 होमस्टे बंद करना एक जरूरी कदम था। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ जगहों को बंद कर देने से ये समस्या खत्म हो जाएगी या ये कैंसर की तरह कहीं और फैल जाएगी? तो आज हमने देखा कि आगरा का ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये ब्लैकमेलिंग के उस मनोवैज्ञानिक जाल की कहानी है जो पीड़ित को उसकी आत्मा तक से खोखला कर देता है। ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की लाचारी की कहानी है। ये सोशल मीडिया की उस दोधारी तलवार की कहानी है जहां एक वीडियो किसी को फंसाता है तो दूसरा वीडियो उसे न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू करता है। और आखिर में ये उस सामाजिक दबाव की कहानी है जो कभी-कभी सोए हुए सिस्टम को हरकत में आने के लिए मजबूर कर देता है। स्रोत बताते हैं कि ये केस 2023-24 का है, जिसका मतलब है कि कानूनी प्रक्रिया अभी चल रही होगी और यहीं पर असली सवाल छिपा है। वायरल वीडियो और शुरुआती गिरफ्तारियों ने मामले को सुर्खियों में तो ला दिया, मीडिया ने इसे कवर किया, लोगों ने गुस्सा जाहिर किया, लेकिन न्याय का असली इम्तिहान सोशल मीडिया की नज़रों से दूर अदालत के ठंडे कमरों में होता है। विचार करने वाला सवाल ये है कि जब हैशटैग ट्रेंड करना बंद कर देते हैं, खबरें पुरानी हो जाती हैं और कैमरों की लाइट कहीं और चली जाती है, तब इन मामलों का क्या होता है? क्या तात्कालिक आक्रोश लंबे समय तक चलने वाले और असली न्याय में बदल पाता है, या फिर वो बस एक और फाइल बनकर रह जाता है जो सिस्टम की धीमी चाल में कहीं खो